ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वीडियो में बहुत कुछ चर्चा है करने के लिए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए हर वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और एनालिसिस और अपनी रिसर्च को शेयर करने के लिए बनाता हूँ। तो मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूँ, कभी भी मेरा चैनल लाइफ में कभी भी अगर आपके दिमाग में आए कि रिकमेंडेशंस के लिए मैं देख रहा हूँ तो कृपया करके मत देखिएगा। दूसरी मैं आपसे कहूँगा, कोई भी यूट्यूब चैनल कभी भी पुट कॉल रिकमेंडेशंस के लिए लाइफ में मत देखिएगा। अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो चाहिए प्रॉपर सोर्सेस से लीजिए, यूट्यूब रिकमेंडेशन के लिए नहीं बना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हो ऑप्शन ट्रेडिंग वैसे भी सबसे ज़्यादा मुश्किल है और 90% लोग पैसा लूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऑप्शन ट्रेडिंग। इस पर मैंने कल ही एक वीडियो बनाया, व्यूज़ सबसे कम है लेकिन बहुत अच्छा रिसीव किया है हमारी ऑडियंस ने। मैं बहुत खुश हूँ उस वीडियो से। इतना बोलने के बाद मैं आपको यही दिखा रहा था कि यार आज तो 3 पेजेस की सिर्फ और सिर्फ रिसर्च है। मतलब मैंने भारतीय स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, सब चीज़ की रिसर्च की है। अब मैं उसको थोड़ा-सा वीडियो लंबा बनेगा। तो वीडियो ऑब्वियसली जितने लोग डिस्कस करना चाहते हैं या डेटा देखना चाहते हैं या एनालिसिस करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। और मैं सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करूँगा, तो आज मैं पेन भी लेके आया हूँ। आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो, शेयर बाजार में आपको मैं तरीका सोचने का अपना तरीका आपके साथ शेयर करता हूं। सबका अपना तरीका, मेरा तरीका क्या है। जैसे ही मैं शेयर बाजार में आता हूं, मेरा पॉइंट यह है कि बाजार पे मेरा व्यू क्या है। ये चीज़ की अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है तो बाजार में मैं कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा या बाजार में मैं रहूंगा ही नहीं। सिर्फ देखूंगा, इंजॉय करूंगा, लेकिन कोई ट्रेड, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करूंगा। क्यों? मेरे को पता ही नहीं है क्या होगा। तो व्यू क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। व्यू से मेरा मतलब क्या है? क्या आप बाजार में बुलिश हैं? क्या आप बाजार में बेयरिश हैं? अच्छा, ज़्यादातर लोग एक और सबसे इंपॉर्टेंट व्यू भूल जाते हैं कि क्या आप बाजार में, आपको लगता है कि बाजार साइडवेज जाएगा। तीसरा व्यू भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनके अलावा मार्केट में आपका और कोई अलग व्यू नहीं हो सकता। या तो आप बुलिश हो गए, या तो बेयरिश हो गए, या तो साइडवेज हो गए। ठीक है, पहले व्यू बना लो। लेकिन व्यू बनाओगे कैसे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल मार्केट पे आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके बेसिस पे अपना व्यू बनाना चाहिए। और हर एक इंसान, हर एक इन्वेस्टर, हर एक ट्रेडर का व्यू अलग होता है और अलग व्यू की वजह से ही ट्रेड होता है। अगर सबका व्यू एक हो जाए तो बाजार अपर सर्किट मार देगा। क्लियर कट रखिएगा अगर बुलिश व्यू रहा तो कैसे आप व्यू बनाओगे? व्यू बनाना बहुत आसान है। हमेशा बाजार में ट्रिगर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्केट ट्रिगर्स। वो मार्केट ट्रिगर डिसाइड करते हैं कि आपका व्यू क्या होना चाहिए और वो ट्रिगर पे आपको फोकस करना है। इस समय बाजार का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ट्रिगर है ट्रंप का टैरिफ वॉर। और टैरिफ वॉर पे क्या क्या घटनाक्रम हो रही है उसके बेसिस पे यूएस का मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें, हमारे पास ट्रंप को लेके एक क्लैरिटी तो आप नहीं रख पाओगे, आप बता नहीं पाओगे कि ट्रंप करेगा क्या, लेकिन एक ब्रॉडर व्यू होना चाहिए कि ट्रंप एक्चुअली में करना क्या चाह रहा है। तो आज मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया ट्रंप के टैरिफ वॉर पे। दूसरा जो ट्रिगर है, मेजर ट्रिगर है, ये सबसे बड़ा ट्रिगर है, इसीलिए इसको नंबर 1 पे रखा है। नंबर 2 ट्रिगर है रिजल्ट्स। हमारी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मेरे लिए। सारी कंपनियों के किस तरह के या मेजर कंपनियों के रिजल्ट किस तरह के आएंगे ये पता करना डिफ़िकल्ट है। दूसरी बात है, अगर मैं पता भी कर लूँगा इसका मैं कोई एडवांटेज नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि अगर मेरे जैसा रिटेलर रिजल्ट का अनुमान सही लगा ले रहा है तो एनालिस्ट ऑब्वियसली सही अनुमान लगा रहे होंगे। तो मैं उनसे इस क्षेत्र में compete करने नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं उनसे आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और अगर उनसे आगे नहीं बढ़ पाया तो वो ऑलरेडी खरीद के पैसा बना लेंगे, मैं लेट एंट्री करूँगा, मैं ट्रैप हो जाऊँगा। तो रिजल्ट का सीज़न ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी अपनी कैपेबिलिटी के बाहर है कि मैं मेजर निफ्टी 50 की कंपनियों के रिजल्ट का सही अनुमान लगा लूँ। ये मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है। हमको सारी चीज़ें क्लियर कर, देखो आपका जितनी ज़्यादा क्लैरिटी रखोगे उतना आप बाजार में कम फंसोगे। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल सही रहोगे, सही होना ही नहीं है हमें, हमें बस क्लियर रहना है। गलत होने पे क्या करना है, सही होने पे क्या करना है, अगर मेरे पास इस चीज़ की क्लैरिटी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं 10 में से 10 बार सही रहूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये बातें प्रैक्टिकल है, इनमें कोई थियोरेटिकल बात नहीं है। ये सारी चीज़ें रियल लाइफ जो लोग प्रॉपर करते हैं बाजार में, रियली डे इन एंड डे आउट स्पेंड करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल पड़ेंगी।
आइए ट्रम्प की बात करते हैं। अभी तक आप देखिएगा ट्रम्प का जिस तरह का रवैया रहा है टेरिफ वॉर पे, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा है, लेकिन उसमें कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं। मतलब क्लियर है। मैं बताता हूँ क्यों। कंफ्यूजन उनके लिए है जिन्होंने ट्रम्प को बहुत मतलब माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं किया है। मैं आपको समझाता हूँ। और आज मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया। अगर मैं ट्रम्प की बात करूँ, सबसे पहले आप देखो 4 मार्च को ट्रम्प ने सबसे पहले किस पे टैरिफ लगाए थे? अपने पड़ोसियों पर। कौन कौन था? कनाडा, मैक्सिको और ऑब्वियसली उनका फेवरेट चाइना। इन पे टैरिफ लगाए थे। उसके बाद लगभग 24 घंटे के अंदर ही कनाडा और मैक्सिको के टैरिफ पर वो पलट गए। उसमें उन्होंने कंसेशन दे दिया। तो आप देखिएगा कि पहले से ये पलट रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने सारे देशों पर, कौन से, आई थिंक 2 अप्रैल को सारे देशों पर, अप्रैल को सारे देशों पे टैरिफ लगाया। मतलब पूरे दुनिया पे ही टैरिफ लगा दिया। ऐसे ऐसे जगहों पे टैरिफ लगा दिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन रहती हैं, उन पे टैरिफ लगा दिया। लेकिन आप देखिए कुछ ही दिन बाद वो पलट गए उन टैरिफ से और उन्होंने बोला सब पे अब 10% के टैरिफ लगेंगे। आपको याद होगा चर्चा हुई थी कि भारत पे 26% टैरिफ की बात हो रही थी, लेकिन अब 10% टैरिफ है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये 90 डेज का पॉज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पलटना ये भी है, पलट तो गए हैं वो, 10% पे आ गए। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन अब मैं चाइना पे 145% के टैरिफ लगाऊंगा। चाइना ने पलट के उन पे भी 125% के टैरिफ लगा दिए। दोनों ने एक दूसरे पे टैरिफ लगा दिया है। उसके बाद की घटनाक्रम अभी रिसेंट है और हुआ क्या है कि ट्रंप फिर से पलट गए और ट्रंप ने क्या किया, ये याहू फाइनेंस है, मैं अभी इसको मिटाता हूँ जब तक याहू फाइनेंस लोड हो रहा है। ट्रंप ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें जिसमें चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, स्क्रीन्स, उन पे टैरिफ का कंप्लीट एग्जेम्पशन दे दिया, यानी उन पे टैरिफ हटा दिए हैं। इस चीज़ से क्लियर कट पता चलता है कि ट्रंप हर एक पॉइंट पर पलट रहे हैं। अच्छा, क्यों पलट रहे हैं इसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले सोर्स देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग की खबर है याहू फाइनेंस पर कि किस तरह से टैरिफ पर एग्जेम्पशन दिया है चाइना को लेके। चाइना को एक्चुअली सबसे ज़्यादा एडवांटेज हुआ है, चाइना पे नहीं हुआ है। उन्होंने स्मार्टफोन्स, आपकी स्क्रीन्स, आपके सेमीकंडक्टर्स की चिप्स, इन सब पे टैरिफ एग्जेम्पशन दिया है, जिसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज चाइना पे हो रहा है। यानी एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ट्रंप पे दबाव है। ट्रंप पूरी तरह से इस टैरिफ वॉर को लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा दबाव है लोगों को और वो पलटते रहेंगे। अगर आप सोच रहे होगे अच्छा ठीक है, ये तो तुम्हारा स्टेटमेंट है, मैं तुम्हारा स्टेटमेंट क्यों मानूं, तो मैं उस चीज़ को बैकअप करने के लिए कुछ आपको आंकड़े देता हूं। अगर आप यूएस की बॉन्ड यील्ड पे जाओगे, यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड अगर आप देखोगे, पिछले एक हफ्ते के अंदर 15% का जंप आ गया है। बॉन्ड यील्ड में 15% का जंप आना कोई मामूली बात नहीं है, इस पे बाजार गिरता है। लेकिन पॉइंट यह है कि ये 15% का जंप आया क्यों है। देखिए, बॉन्ड यील्ड में जंप इसलिए आता है क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस गिरती है। बॉन्ड प्राइसेस क्यों गिरेगी? क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई कहाँ से बढ़ रही है? यूएस के बॉन्ड कौन बेच रहा है? सारे देश मिलकर, और स्पेशली चाइना यूएस के बॉन्ड बेच रहा है। अगर लगातार बॉन्ड बेचेगा यूएस का, तो यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से होता क्या है? बॉन्ड यील्ड बढ़ने से यूएस की अर्थव्यवस्था, जो कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन सबसे ज़्यादा कर्जा है यूएस के ऊपर, वो कर्जा लेना महंगा हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपका हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट अगर 10% से 12% बढ़ा दिए जाए, कहने के लिए सिर्फ 2% बढ़ाए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, हवा टाइट हो जाएगी। यूएस के साथ लगभग ऐसा ही हो रहा है। तो यूएस इस बढ़ती हुई बॉन्ड यील्ड का दबाव झेल नहीं पा रहा है और भी लोगों के दबाव है। इलॉन मस्क भी कह रहे थे अपनी तरफ से, यूएस के कैबिनेट से भी अब बात आ रही है कि यार आप इस तरह से मत करिए। और इन सब दबावों से एक चीज क्लियर आ रहा है कि ट्रंप बैक ऑफ कर रहे हैं। ये सारी चीजें पूरी की पूरी आपको डेटा में दिख रही है। अब कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्या है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा मानना है कि अगले 3 महीने के अंदर यूएस में टैक्स कट आने वाले हैं, या बहुत ही जल्द यूएस में एक बड़ा टैक्स कट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ट्रंप ने अपनी जितनी भी स्पीचेस दी थी इलेक्शन पे, उसमें प्रॉमिस किया था कि मैं टैक्स कट दूंगा। उन्होंने 2 प्रॉमिस किए थे। एक प्रॉमिस कहा था टैरिफ को बढ़ाएंगे, और टैरिफ को बढ़ाने के बाद उन्होंने बोला था मैं टैक्स काटूंगा। तो अगर वो पहले अपने प्रॉमिस पर बिल्कुल
इम्प्लीमेंट करते हैं तो यूएस में टैक्स कट भी आ सकते हैं, जो कि यूएस के लिए अच्छी बात रहेगी, जिससे ग्लोबल मार्केट थोड़ा बाउंस रहेगा। तो मैं मोटे मोटे तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो टैरिफ वॉर है ना, ये टैरिफ वॉर ट्रांजिटरी है, यानी ये बदलाव का एक फेज़ है। इसमें बाज़ार में वॉलेटिलिटी तो बहुत रहेगी, लेकिन आप क्लियर कट डायरेक्शन नहीं ले पाओगे। और इस टैरिफ वॉर में मैंने बहुत सारे लोगों का अभी देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत बेयरिश हो गए हैं, बहुत निगेटिव हो गए हैं, उनको मार्केट क्रैश दिख रही है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो, मैं अभी किसी भी अभी के हिसाब से अगर डेटा आएगा तो मैं पलट जाऊंगा, आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि बाज़ार में अपने आप को नया डेटा के हिसाब से चेंज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की तारीख 13 तारीख को जितना भी आंकड़ा है, मैं बाज़ार में कोई भी क्रैश नहीं देख रहा हूँ, जल्दी कोई क्रैश नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरह की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर कर नहीं पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे निगोशिएशन टेबल पे, वो चाह ही रहे हैं कि मुझसे लोग निगोशिएट करें, मुझसे लोग बात करें, लेकिन असलियत ये है कि उनको खुद बाकी देशों से निगोशिएट करना पड़ जाएगा। इस तरह का दबाव इंटरनल पॉलिटिक्स में ट्रंप पे बन चुका है। तो अब ट्रंप बात करेंगे, टैक्स कट देंगे, और ये सारी चीज़ें एक्चुअली में ओवर द टाइम आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आप देखो बार बार हुई है, हर बार ट्रंप पलटे हैं, तो आगे भी हम मान के चलेंगे कि आगे भी वो पलटेंगे और टैक्स कट देंगे, तो ये पॉजिटिव है। इसीलिए मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ कि शेयर बाज़ार में क्रैश आने वाला है। तो व्यू क्लियर है। देखिए, अब इतनी चर्चा करने से, जो सबसे पहले मैंने आपसे बात कही थी कि बाज़ार में आपको एक क्लियर व्यू चाहिए, इतनी बातों से मेरा व्यू क्लियर हो गया कि यार मैं नहीं देख रहा हूँ कि बाज़ार बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। पर्सनली मैं क्रैश का नाम अपने मुंह से तब तक नहीं लूँगा जब तक आप 21,750 का ये लेवल ब्रेक कर देते हो। ये लेवल ब्रेक करोगे तब मैं मानूंगा, उसके पहले मैं नहीं मानूंगा या बात भी नहीं करूंगा क्रैश की। अच्छा, ये लेवल ज़्यादा दूर भी नहीं है, 3-4% है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि मुझे नहीं लगता पर्सनली कोई क्रैश आने वाला है। अब आते हैं टेक्निकल्स पर, क्योंकि मेरा मानना है कि ऑलरेडी पहले उसको बचा लिया जाएगा। फेडरल रिजर्व आएगी, इंटरेस्ट रेट काटेगी, ट्रंप बैक ऑफ करेंगे टैरिफ पे, हाँ उसकी वजह से लेट होगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बाजार गिरेगा, लेकिन क्रैश बहुत बड़े शब्द हैं। क्रैश का मतलब आपको देखना पड़ेगा 2020 में क्या था, 10%, 20%, जहाँ से आप चल रहे हो वहाँ से 10 से 20% और बाजार गिर जाए। इस चीज़ से मैं उतना सहमत नहीं हूँ कि अब यहाँ से 10 से 20% बाजार और गिर जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने अपने पूरे ट्रंप कार्ड शो कर दिए और ट्रंप बहुत अच्छे कार्ड्स के साथ प्ले नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है, आइए टेक्निकल पे आते हैं। बाजार में मैं आपसे क्या कह रहा था, अगर आप टेक्निकली बात करोगे तो यहाँ पे बाजार में क्लियर कट आपको एक बेयर ट्रेंड दिख रहा था, यहाँ तक बाजार में एक बेयर ट्रेंड था, यहाँ तक बाजार में मैं क्लियर कट बेयरिश था। लेकिन अब आप यहाँ से देखोगे, मेरा मानना है बाजार अब बेयरिश से साइडवेज ट्रेंड में जा रहा है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, और जितनी भी चीज़ें ऑब्वियसली मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मेरी रिसर्च और मेरा वीडियो है। आप नहीं सहमत है, आपका अलग होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको मतलब मनाऊंगा नहीं कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, नहीं मैं सही नहीं हूँ, ये मेरा अपना रिसर्च है। मैंने घंटों दर घंटों बैठ के अपनी रिसर्च की और उसी रिसर्च को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बस मेरा इस चैनल को चलाने का, इसके पीछे बात करने का यही उद्देश्य है। इससे मेरे को ये फ़ायदा होता है कि मेरे को अपने लॉजिक्स और बाज़ार पे अपना व्यू इतना सॉलिड रखना है, क्योंकि मेरे पे एक जिम्मेदारी बन जाती है कि यार ये वीडियो हो सकता हो 1000, 2000, 5000 लोग देखें, तो मुझे मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। सिर्फ ये कारण है जिसकी वजह से मैं ये यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इससे मेरा पर्सनल जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मेरा मानना है यहाँ से बाजार साइडवेज पे जा रहा है। अच्छा, ये ओपिनियन किस बेसिस पे है ये जानने का आपको हक है। कभी भी कोई बेयरिश मार्केट होता है, वो लोअर हाई एंड लोअर लोस के कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन होते हैं, और तब तक बेयर मार्केट जाता है जब तक ये फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली चलते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे प्रीवियस स्विंग लोअर हाई का, इस लोअर हाई के स्विंग को हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया है। हाँ, आप कहोगे विक से ब्रेक किया, बिल्कुल किया है, लेकिन अगर मैं टेक्निकली सही रहूँ तो मैंने ब्रेक किया है, और यहाँ से मैंने लोअर लो बनाई है। तो हमने क्या किया है, लोअर लो और हायर हाई बनाया है। लोअर लो हायर हाई बनाना कुछ भी नहीं होता, ये ट्रेंड की ब्रेकडाउन है।
इसका मतलब है अब हम आगे जाके कोई नई ट्रेंड शुरू करेंगे, लेकिन अभी कोई नई ट्रेंड शुरू हो गई नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब हम फ्रॉम अ बेयरिश मार्केट टू अ साइडवेज मार्केट जा रहे हैं। जैसे ही मैं कहता हूँ हम बेयरिश टू साइडवेज मार्केट जा रहे हैं, आपका प्रश्न होना चाहिए कि फिर मेरे हिसाब से इस मार्केट की रेंज क्या निकल के आती है। अगर आप मेरे से पूछो, लगभग 2200 पॉइंट्स की रेंज निकल के आती है। ये 21,800 से 24,000 तक की अपर साइड और लोअर साइड की रेंज निकल के आती है साइडवेज मार्केट की। ब्रॉडर रेंज है, ब्रॉडर व्यू मार्केट में है ऑब्वियसली। तो ये ब्रॉडर रेंज मेरे को निकल के आती है। जब तक इन केस या तो 24,000 के ऊपर निकल जाए तो मैं बुलिश हो जाऊं, या तो 21,800 के नीचे चले जाए तो मैं बेयरिश हो जाऊं। जब तक ऐसा नहीं होता तो इस रेंज में मैं प्ले करने का पर्सनली प्रयास करूंगा। ठीक है, दूसरी बात है, आइए और ज़्यादा नीश डाउन करते हैं। ये तो बहुत बड़ी रेंज हो गई है, आइए और ज़्यादा अंदर आते हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे, मेरा मानना है कल बाजार में जो बाउंस आया है ना वो बड़ा कम था। हमने अंडर परफॉर्म किया है बढ़ने पे, लेकिन उसका कारण है कि हमने गिरने पे भी, ट्रम्प टैरिफ पे गिरने पे भी हमने अंडर परफॉर्म किया था। ट्रम्प टैरिफ के बाद हम जितना गिरे हैं वो कम था, इसीलिए बढ़ने में भी हमने अंडर परफॉर्म किया है। वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमने एक चीज़ किया है, यहाँ से ये जो फॉल का गैप बन गई थी ना, इस गैप को यहाँ से बढ़ के हमने गैप फिल कर दिया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब क्योंकि कल की बाउंस आ गई थी तो हमने लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट की गैप छोड़ दी है। तो हो सकता है आगे जाके थोड़ा बहुत ऊपर आके हम ये गैप फिर से भरने का प्रयास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से देखिएगा, ये लगभग कौन सा लेवल है, 22,700 से 22,500, इसके बीच में ये 200 पॉइंट की गैप हमने छोड़ी हुई है। इवेंचुअली बाजार थोड़ा बहुत ऊपर जाके हो सकता है आगे जाके इसको फिल करे। यानी अब मेरे को एक चीज़ समझ में आ रहा है, 22,500 का एक सबसे मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर मैं रीसेंट टाइम की बात करूं तो गैप फिल होगा, 22,500 पे हर तरीके के सपोर्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर रेजिस्टेंस देखिएगा, हमने अभी तक रेजिस्टेंस 22,960 से 23,000 की रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, और उसके ऊपर 23,400 पे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आती है। ये क्यों आ रही है? आपको ये एक रेड लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है, ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा बैक ऑफ करूँगा तो पिछले, ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल से, लगभग 2020 से अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो ये ट्रेंड लाइन 5 साल से चल रही है, उसको हमने रीसेंट ब्रेकडाउन कर दिया है। अब ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगी, और ये रेजिस्टेंस 23,400 पे फिलहाल कल के सत्र के लिए निकल के आ रही है। तो यानी ऊपर रेजिस्टेंस 23,000 पहली और 23,400 दूसरी सबसे बड़ी है, और नीचे सपोर्ट 22,500 सबसे बड़ी सपोर्ट निकल के आ रही है। अगर गैप फिल हो जाता है तो, और हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को हम ऑप्शन चेन में भी चल के देख लेते हैं। अगर मैं ऑप्शन चेन में चलता हूँ तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो क्या निकल के आता है, कुछ भी बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। 22,500 पे सपोर्ट है और 23,500 पे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, यानी 1000 पॉइंट की रेंज ऑप्शन चेन दे रही है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। अगर मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूं ऑप्शन चेन पर, तो 0.8 का पुट कॉल रेशियो, ओवरऑल मार्केट मजबूत था। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की चर्चा करूंगा, मिड कैप स्मॉल कैप में भी बाउंस आई है, वो भी आपको पता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स, अच्छा ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखोगे तो हम ट्रेड कर रहे हैं 20 पे। ये 20 की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जनरली 13 होना लोअर एंड, 18 होना अपर एंड, ये ठीक रहती है। हमेशा ये रेंज बदलती रहती है। एक चीज़ जानिएगा, मतलब कई बार क्या होता है, आपने कहीं से सुना होगा, किसी ने बोला होगा 17 से 25 की नॉर्मल है। 4 साल पहले वो सच था, अब मार्केट बदल गया, 13 से 18 की नॉर्मल आ चुकी है। अब आप एक चीज़ समझिएगा, 20 की जो विक्स है वो ज़्यादा है। विक्स ज़्यादा होने से मतलब क्या है, ऑप्शन की प्रीमियम आईवीज बहुत एक्सपेंसिव है, यानी ऑप्शन बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा व्यू बाजार में ये है कि अब बाजार में पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है कि बाजार अब यहाँ से ऊपर बढ़ेगा या बाय ऑन डिप्स का है, तब भी सिर्फ इस चीज़ से मैं जाके ऑप्शन में पैसा नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आईवीज इतनी महंगी है। ये कॉम्प्लिकेशन है ऑप्शन ट्रेडिंग की, ये चीज़ समझिए, बहुत ज़्यादा विक्स है।
ऑप्शन चेन की यहाँ तक चर्चा कर लिए। अगर मैं FII DI डेटा पे आता हूँ, FII अभी भी बेच रहा है, अच्छे खबर के बावजूद उसने कैश में 2500 की सेलिंग की है। मेरा मानना है अब बहुत लंबे समय से FII बेच रहा है, कैश में लगातार बेच रहा है। मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे, आप सबसे नहीं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, कि हम जाने FII इतना बेच क्यों रहा है। हाँ, हमें पता है FII क्यों बेच रहा है, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे चर्चा हम कर सकते हैं फंडामेंटल तौर पर, लेकिन हमें इनको वापस लाने के लिए, इनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है सब लोग सहमत ना हो इस चीज़ में। लेकिन एक चीज़ है कि डेरिवेटिव्स में FII ने अच्छा काम किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, FII ने लगभग 2500 करोड़ की बाइंग की है इंडेक्स फ्यूचर में, और स्टॉक फ्यूचर में ज़बरदस्त 5000 करोड़ की बाइंग की है। तो ओवरऑल FIIs ने शॉर्ट कवरिंग की है। ये शॉर्ट कवरिंग का प्रूफ इससे भी निकल के आता है कि निफ्टी ऊपर था, लेकिन निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट नीचे गिरी थी। इससे भी समझ में आता है कि FII की थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल रही है। इस सारी चीज़ें देखने के बाद मैं आपको अगेन यही रिपीट करूंगा कि मेरा व्यू बाजार में इतना निगेटिव नहीं है जितना सारे लोग बोल रहे हैं। इनफैक्ट अगर मेरे से आप पूछोगे, मैं पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा टिल्टेड हूँ। देखो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और उस पर्सनल ओपिनियन को मैं रिसर्च और डेटा के बेसिस पे दे रहा हूँ। तो एक चीज़ समझिएगा, जितना भी मैंने रिसर्च किया है, और अच्छा एक और चीज़ है, मेरी ओपिनियन से आप कोई पोजीशन बना नहीं पाएंगे, आप हमेशा पैसा लूज करोगे। क्यों करोगे? मेरी ओपिनियन है कि बाजार ऊपर जाएगा, बाजार बुलिश है। मैंने आपको बताया ही नहीं कि कितने टाइम फ्रेम में ऊपर जाएगा। दूसरी बात है, आप वीकली ऑप्शन, कॉल ऑप्शन लेके पैसा बना पाएंगे? नहीं, आईवीज इतनी एक्सपेंसिव है। तो जब तक आपको ऑप्शन की खुद की जानकारी नहीं होगी, आप किसी की ओपिनियन से पैसा बना ही नहीं पाओगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसीलिए यूट्यूब वीडियो देख के कभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाओगे तो हमेशा लॉस ही होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा। लेकिन विद दैट बीइंग सेड, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं निगेटिव नहीं हूँ। जितना सब लोग निगेटिव है, मैं नहीं निगेटिव हूँ इस पॉइंट पर। और मेरा मानना है कि ओवर द टाइम, अगले 2 से 3 महीने के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, तो मैं तो पॉजिटिव हूँ। मेरा मानना है कि ये ट्रम्प टैरिफ जो है वो ट्रांजिटरी है, बाजार में वॉलीटिलिटी रहेगी। लेकिन अगर मैं 3 महीने आगे की सोचूं तो मुझे लगता है बाजार पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये व्यू मैं तब क्लियर कट बदल दूंगा अगर आप 21,750 के नीचे चले जाओगे। व्यू कब बदलूंगा तो वो भी बता दे रहा हूँ। अगर मैं मंडे के लिए देखूं तो मेरे हिसाब से जो हमने गैप छोड़ी है ना 22,500 के आसपास, अगर ऊपर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आता है तो गैप हमारी एक अच्छी सपोर्ट ऑपरेट करेगी। ऊपर के साइड अगर मैं 23,000 को क्रॉस कर देता हूं ना तो बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन रियल रेजिस्टेंस लेवल 23,000 का नहीं है। इवन दो हमें लग सकता है कि ये तो राउंड ऑफ नंबर है, लेकिन फिर भी रियल रेजिस्टेंस 23,400 से 23,500 की निकल के आती है। यह है सारी एनालिसिस और इसका निचोड़। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको कमिट करता हूँ, इस तरह की अच्छी रिसर्च मैं आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू।